हेलो एवरीवन। देखिएगा, अपन ने लास्ट क्लास में जो है वो पढ़ लिया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, कंप्लीट बात कर ली थी। और ड्वेल नेचर ऑफ मैटर में अपन ने डी ब्रोगली कंसेप्ट पढ़ लिया था। यहां तक अपनी बात हो गई थी सारी। ठीक है, डी ब्रोगली कंसेप्ट से रिलेटेड एक अभी एप्लीकेशन है, मैं उसकी भी बात कर लूंगा। ठीक है, उससे पहले अपन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो पढ़ते हैं, उसके बाद एक डी ब्रोगली की एप्लीकेशन बतानी थी मेरे को, वो मैं बता दूंगा। और फिर अपन बात करेंगे क्वांटम नंबर के ऊपर। ठीक है, चलो आओ आज पढ़ते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है, देखते हैं क्या है। मैंने पहले भी समझाया था डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट में, जिसका वेव नेचर ज्यादा होता है उसका पार्टिकल नेचर कम होता है, और जिसका पार्टिकल नेचर ज्यादा होता है उसका वेव नेचर कम होता है। हाइजेनबर्ग ये बोलता है कि अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो, मतलब सूक्ष्म कण हो सॉरी, तो अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो, सूक्ष्म कण हो, तो उसके लिए आप उसकी स्थिति, पोजीशन और संवेग, मोमेंटम का दोनों का एक साथ एक्यूरेट मेजरमेंट करना संभव नहीं है। स्टेटमेंट देखिए पहले। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार सूक्ष्म कणों की स्थिति एवं संवेग का एक साथ यथार्थ मापन, एक्यूरेट को यथार्थ मापन नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। यदि स्थिति का यथार्थ मापन किया जाएगा तो संवेग में अनिश्चितता अधिकतम होगी। अधिकतम होगी एवं इसका व्युत्क्रम भी सही है। इसका व्युत्क्रम भी सही है। इसका मतलब जब मोमेंटम का जब संवेग का यथार्थ मापन किया जाएगा तो स्थिति में भी अनिश्चितता क्या रहेगी? अधिकतम रहेगी। बस ये ध्यान रखना है किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? सूक्ष्म कणों के लिए। तो हाइजेनबर्ग ये बोलता है कि अगर कोई पार्टिकल है, तो अगर कोई सूक्ष्म पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो उसकी स्थिति में अगर अनिश्चितता डेल्टा एक्स हो और संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी हो, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एच अपॉन 4 पाई से। डेल्टा एक्स क्या? स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता। डेल्टा पी क्या? संवेग में अनिश्चितता। अगर आपने डेल्टा एक्स को जीरो करने की ट्राई की, अगर आपने डेल्टा एक्स को जीरो करने की ट्राई की, इसका मतलब स्थिति में अनिश्चितता जीरो है, ये जीरो है, तो डेल्टा पी क्या होगा? डिवाइड बाई डेल्टा एक्स आएगा।
तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब मैक्सिमम, और डेल्टा पी को अगर आपने 0 कर दिया तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। समझ में आई बात? ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट है। एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात एक ध्यान रखनी है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता सिद्धांत, अनिश्चितता सिद्धांत उन सब पर लागू होता है जिनकी इकाई जूल इंटू सेकेंड होती है। क्या हो, जिनकी यूनिट क्या हो, जूल इंटू सेकेंड हो, उन सब के लिए एप्लीकेबल होगा। देखो यहां पे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल होगा एच के, एच की यूनिट क्या होती है, जूल इंटू सेकेंड। तो इसी के बेसिस पे एक नीट में क्वेश्चन आया था किसके लिए एप्लीकेबल है, तो डेल्टा ई हो गया जूल इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई बी, एप्लीकेबल है। इसका मतलब डेल्टा ई क्या है, ऊर्जा में अनिश्चितता, ऊर्जा में अनिश्चितता। अच्छा डेल्टा टी क्या है, समय में अनिश्चितता। ठीक है बात, चलो बात क्लियर। ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, ध्यान ये रखना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ही एप्लीकेबल होगा, मीन सूक्ष्म कणों के लिए ही लागू होगा। इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता 10⁻⁻12 मीटर है, तो संवेग में अनिश्चितता ज्ञात करो। संवेग में क्यों आप, तो वेग में अनिश्चितता ज्ञात करो। ये पूछा है, ठीक है करते हैं सब। देखो इधर बहुत सिंपल तरीके से क्या लगाना है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, बराबर का साइन ले लो। मास में कभी अनिश्चितता होती नहीं है, तो m इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स दे रखा 10⁻⁻12, ये 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 4 इंटू पाई की वैल्यू ये आ गई। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6.6 इंटू 10⁻34, ये आ जाएगा 4.4 इंटू 3.14 इंटू 9.1, ये आ जाएगा माइनस का 43, ऊपर जाएगा तो प्लस का 43, यही बात हुई। तो ये हो गया, देखो ये कितना हो जाएगा, 66 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1, और ये आ जाएगा 10⁻8। जो भी आएगा इसको सोल्व कर लेना। ये 12 है तो ये 5 बन जाएगा, 0.5 इंटू 10⁻8 हो जाएगा, मतलब 5 इंटू 10⁻7 के आसपास आ जाएगा। 5 इंटू 10⁻4 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो एक बात सोचो कि मैंने स्थिति में अनिश्चितता बहुत कम रखी, स्थिति में अनिश्चितता इसका मतलब ये एक्यूरेट मेजरमेंट हुआ। तो देखो वेग में अनिश्चितता कितनी है, 10⁻7 मीटर का, मतलब इतनी अनिश्चितता आएगी, बताओ। बात क्लियर, पहला क्वेश्चन समझ में आया। देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन को, सेकंड नंबर क्वेश्चन। वस्तु का द्रव्यमान 150 ग्राम है तथा इसके वेग में अनिश्चितता तथा इसके वेग में अनिश्चितता 3 इंटू 10⁻⁻24 मीटर पर सेकेंड है। अब देखो अगर वेग में अनिश्चितता जो है वो अगर बहुत कम आई है, इसका मतलब स्थिति में अनिश्चितता बहुत ज्यादा आएगी, ठीक है। तो डेल्टा एक्स ज्ञात करो, ये अपन से पूछा गया, तो करो कैलकुलेट। देखे डेल्टा एक्स, तो अपन कहेंगे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन
4 पाई इंटू एम इंटू डेल्टा वी, ये लो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 इंटू पाई 3.14, एम की वैल्यू 150 ग्राम है तो 10⁻³ इंटू डेल्टा वी है 3 इंटू 10⁻⁻24, -27 ऊपर जाएगा तो प्लस का 27 तो 10⁻⁻7, ये लो, ठीक है। ये भी प्लस का क्या 10⁻⁻27 क्यों 26 ही मानो तो माइनस का 8, और ये कितना बच गया 60 और 180 इंटू 3.14, ठीक है। तो 6.6 अपॉन 18 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻9, 66 अपॉन 18 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻10, इतनी आई, ठीक है बात। चले आगे, ये 2 क्वेश्चन हो गए, और देखो नेक्स्ट देखिए, समझ में आ रहा ना, बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड प्रॉब्लम है, फॉर्मूला अप्लाई करते जाओ आंसर आते जाएंगे बस। क्वेश्चन नंबर 3, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन टाइप बना के दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉन का वेग 25 मीटर पर सेकंड है तथा वेग में अनिश्चितता 0.1% है, तो डेल्टा एक्स ज्ञात करो, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो इसको कैसे करें, इसका मतलब डेल्टा वी जो होगा वो 25 का 0.1% होगा, 25 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 100, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻3, ये आ जाएगा डेल्टा वी। बस ये काम करना है। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 4 पाई एम कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये लो 25 इंटू 10⁻⁻3, ये लो कैंसिल हो जाएगा 34 से 34, ये हो गया 100, ऊपर जाएगा तो 10⁻², 66 इंटू 10⁻⁻3, ये हो गया 27, मतलब लगभग जो होगा 30 मान लो, 30 मानोगे ना तो 2.2 इंटू 10⁻³ मीटर की आ जाएगी। समझ में आई बात। ये सिंपल से क्वेश्चन है, आपको वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हो गया, वेलोसिटी दे रखी थी, बोला अनिश्चितता इतने प्रतिशत है, तो वो प्रतिशत पहले कैलकुलेट कर लो आप अलग से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा वी दे रखा है, तो पूछा डेल्टा एक्स कितना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो अपन करेंगे कि डेल्टा एक्स एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, यही बात हुई। डेल्टा वी की जगह भाई क्या रख सकते हो, डेल्टा एक्स रख सकते हो, ये लो, तो m इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, तो डेल्टा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट लेना पड़ेगा एच अपॉन पाई एम, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगर आपसे ऐसा बोला डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा पी है, तो डेल्टा वी कितना होगा, बताओ कैसे करोगे। तो कर लेंगे सब, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये लो, ये बराबर है ये
बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, एम स्क्वायर इंटू डेल्टा वी स्क्वायर एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2m अंडर रूट में h अपॉन पाई, ये आ गया। कितने क्वेश्चन हो गए, 5 हो गए। ठीक है, ये इस टाइप से आपको क्वेश्चन को टैकल करने थे। समझ में आ गई बात, जैसा बोले वैसा करते जाओ, मैंने जैसा बोला वैसा करता गया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता गया, आंसर आता गया। ठीक है, चले आगे। एक डी ब्रोगली की एप्लीकेशन थी, डी ब्रोगली की एप्लीकेशन थी, सुनना बात वो। अपने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, nh अपॉन 2 पाई, nh अपॉन 2 पाई। यहां पे n क्या है, यहां पे n क्या है, कक्षक या कक्षा की संख्या, पहली कक्षा है, दूसरी संख्या है, तीसरी कक्षा है, इस टाइप से। ठीक है, और दूसरा मैंने अभी पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, h अपॉन mv। तो एक काम करो ना, h अपॉन mv, इस mv को इधर लिखे जा रहा हूं, इस वाली इक्वेशन में देखिए, इस वाली इक्वेशन को मैं ऐसे बनाने की ट्राई कर रहा हूं, इस वाली इक्वेशन को ऐसे बनाने की ट्राई कर रहा हूं। mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई है, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, h अपॉन mv। डी ब्रोगली ने यही तो बोला था, h अपॉन क्या होगा, mv होगा। ये अकॉर्डिंग टू किसके है, डी ब्रोगली के, किसके अकॉर्डिंग आएगा, डी ब्रोगली के आएगा। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं, अगर जैसे सुनना, ये अभी प्रूव होगा, यहां पे n जो था वो क्या था, कक्षा की, n जो था वो कक्षा की संख्या था। अगर जैसे सपोज करो, अगर एक इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, ये ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा तो द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करेगा। अगर द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है तो उसका कर्ण नेचर भी होगा, कर्ण व्यवहार भी होगा, और तरंग व्यवहार दोनों होगा। अगर तरंग व्यवहार प्रदर्शित करता है तो वो तरंग बना रहा है, मान लो n तरंग बना रहा है, कितनी तरंग बना रहा है, n तरंग, कितनी तरंग बनाई, n तरंग। तो इसकी परिधि जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, n इंटू तरंग दैर्ध्य, n इंटू क्या होनी चाहिए, तरंग दैर्ध्य के बराबर होना चाहिए। क्यों होगा बराबर, एक बात सोचो, अगर जैसे सपोज करो, मैंने बोला कि जब तरंग दैर्ध्य पढ़ा रहा था मैं आपको, तो मैंने आपको ये समझाया था, मैंने कहा कि चाहे आप ये वाला लो चाहे ये लो, आपने कहा इसके और इसके बीच की डिस्टेंस ये वाली लैम्डा है, तो इसका मतलब ये ऐसे एक वेव चली तो भी वो लैम्डा के बराबर ही तो हुआ। तो यहाँ पे मान लो n वेव चली तो उस पूरे की लंबाई इस गोले की परिधि के बराबर ही तो होगी, और गोले की परिधि क्या, 2 पाई r n लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, देखो h अपॉन mv, तो ये क्या हो गया, देखो mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। यहाँ पे n क्या है, तरंगों की संख्या है, क्या है, तरंग की संख्या है। तो एक बात बताओ, ऊपर तो मैंने लिखा कक्षका की संख्या और यहाँ पे लिखा तरंग की संख्या, तो ऐसा बोल दूं मैं कि तरंग की संख्या जो होगी, तरंग की संख्या जो होगी वो कक्षा की संख्या के बराबर होगी, तरंग की संख्या जो होगी वो कक्षा की संख्या के बराबर होगी। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो इससे संबंधित कितनी तरंगे बनेगी। तो अपना आंसर क्या होगा कि जो जिस कक्षा में चक्कर लगाएगा उतनी तरंगे बनाएगा, तो तीसरी कक्षा में, तो आंसर भी क्या आएगा, 3rd। समझ में आया, ये डी ब्रोगली की क्या है, एप्लीकेशन है। बात सारी क्लियर, अब चले आगे। ये बात होगी अपनी सारी किसकी, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
आइएगा आगे आगे बात करते हैं। अब बेसिकली क्वांटम नंबर आने वाली है, तो क्वांटम नंबर आने वाली है, तो क्वांटम नंबर डेवलप कहां से हुई, वहां से अपन बात करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा इधर अपन बात कर रहे हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, तरंग यांत्रिकी मॉडल, परमाणु का तरंग यांत्रिकी मॉडल। ठीक है, ये बेसिकली जो मॉडल है तरंग यांत्रिकी मॉडल, ये श्रोडिंगर बोलते हैं, श्रोडिंगर की समीकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? श्रोडिंगर की समीकरण पर आधारित है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो। ठीक है, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो है वो श्रोडिंगर की तरंग समीकरण पर आधारित है। ये वेव मैकेनिकल मॉडल जो है, ये वेव मैकेनिकल जो मॉडल है, ये परमाणु के या द्रव्य की द्वैत प्रकृति पर आधारित है। किस पर आधारित है? द्वैत प्रकृति पर आधारित है। अगर द्वैत प्रकृति पर आधारित है, इसका मतलब इसके अंदर कौन कौन से मॉडल आएंगे? एक तो आएगा डी ब्रोगली सिद्धांत, मतलब इसका बेस क्या है? डी ब्रोगली सिद्धांत। और दूसरा कौन सा? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, इसके बेसिस पर है। ठीक है, थर्ड नंबर, इसमें इलेक्ट्रॉन को जो है, इलेक्ट्रॉन को एक त्रिविमीय, थ्री डायमेंशनल, एक त्रिविमीय तरंग माना गया। क्या माना गया? त्रिविमीय तरंग माना गया। इलेक्ट्रॉन को क्या माना गया? एक थ्री डायमेंशनल वेव माना गया। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या, वो देख लेते हैं। ये डेल स्क्वायर एक्स, डेल स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आपको बस ध्यान रख लेना, अगर पूछ ले तो। पूछेगा नहीं वैसे, बेसिकली ये ध्यान रखना है। ये देखो इसके अंदर है क्या क्या, सिंबल देख लेते हैं। ये साई है, पी एस आई, साई, साई भगवान होते हैं ना, साई। तरंग फलन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? तरंग फलन। एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट है, इसको डेल बोलते हैं। डेल का मतलब, डेल DEL, डेल का मतलब होता है आंशिक अवकलन। ठीक है, 8 पाई स्क्वायर आपको मालूम है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एच मालूम है, ई जो है वो है कुल ऊर्जा। ई क्या है? कुल ऊर्जा है। वी क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, ये बात है इसके अंदर। ठीक है, ये पॉइंट इसमें आएंगे। अगर इसका जब सॉल्यूशन करते हो तो देखो एक्स वाई और जेड 3 इक्वेशन में चल रही है, तो एक्स वाई और जेड 3 इक्वेशन आएगी, इसका मतलब 3 सॉल्यूशन आएंगे। इसके 3 सॉल्यूशन आएंगे, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन श्रोडिंगर वेव समीकरण, श्रोडिंगर तरंग समीकरण का हल
तीन क्वांटम संख्या को, टोटल क्वांटम संख्या 4 होती है लेकिन 3 क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करेगा। चौथी बाद में देखेंगे, 3 क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण का हल 3 क्वांटम संख्या को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। अब अपन बात करते हैं ये होते क्या है, साइन, तरंग फलन। पहले तो इसके बारे में देख लेते। तरंग फलन क्या होता है? तरंग फलन कुछ नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने वेव माना ना तो वेव तो ऐसे होगी, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड होता है, ये इस एम्पलीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन से। तो तरंग फलन जो है वो उसको अपन ऐसा बोल सकते हैं, तरंग फलन इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है, एम्पलीट्यूड को प्रदर्शित करता है, आयाम को प्रदर्शित करता है, जिसका कोई भौतिक महत्व नहीं होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब कोई काम का नहीं है। ओवरऑल बात ये, इसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी। ये इस डायरेक्शन में रहेगा तो प्लस और यहां पे रहेगा तो माइनस। ठीक है, अब अपन बात करते हैं साई स्क्वायर। इसका क्या मतलब होता है? साई स्क्वायर नाभिक के चारों ओर त्रिविम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। साई स्क्वायर जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? साई स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा नाभिक के चारों ओर क्या, त्रिविम में, 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, उसकी प्रायिकता को। और आपको मालूम है कि प्रायिकता की वैल्यू कहां से लेके कहां तक होती है? तो साई स्क्वायर की वैल्यू 0 टू क्या होगी, 1। जहां पे साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रायिकता भी क्या होगी, अधिकतम होगी। इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रायिकता क्या होगी, अधिकतम होगी। जहां पे साई स्क्वायर की वैल्यू अधिकतम होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रायिकता भी क्या होगी, अधिकतम होगी। बात क्लियर? बोलो। तो साई स्क्वायर की वैल्यू जहां पे ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रायिकता भी क्या होगी, अधिकतम होगी। ठीक है, और साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके 1 तक होगी। और जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता होती है 3 डायमेंशन में, उसको अपन क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, कक्षक। तो अब अपन आगे बात कर रहे हैं कक्षक क्या होता है। नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम हो, कक्षक कहलाता है। नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या हो, अधिकतम हो, उसी को अपन क्या कहते हैं, कक्षक कहलाता है। नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या हो, अधिकतम हो, उसी को कक्षक कहते हैं। कक्षक जो है, एक तो ये हुआ कक्षक, एक हुआ कक्षा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्बिटल, और पहले पढ़े थे ऑर्बिट। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में बेसिक डिफरेंस ये है, ये ऑर्बिट और ये ऑर्बिटल में बेसिक डिफरेंस है, ये 2 डायमेंशनल होता है और ये क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है।
ये फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड ऊर्जा का होता है, फिक्स रेडियस का होता है, जबकि ये तो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है बात। अब अपन आगे बात करते हैं कि अपन ने बोला कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन करोगे तो 3 क्वांटम नंबर आएगी, तो अब अपन बात करते हैं क्वांटम नंबर क्या होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाए क्वांटम संख्या। डेफिनेशन की बात करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। क्वांटम संख्या होती क्या है? संख्याओं का वो समुच्चय, संख्याओं का वो समुच्चय जो इलेक्ट्रॉन की, संख्याओं का वो समुच्चय जो परमाणु में उपस्थित किसी, परमाणु में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी देता है, किसी इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी देता है, क्वांटम संख्या कहलाता है। क्वांटम संख्या कहलाता है। ठीक है, संख्याओं का वो समुच्चय जो परमाणु में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी देता है, संख्याओं का वो समुच्चय जो परमाणु में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी देता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या। 4 क्वांटम संख्या होती है बेसिकली। कौन कौन सी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन मुख्य क्वांटम संख्या, सेकंड एजीमुथल या सेकेंडरी क्वांटम नंबर, एल, इसको सेकेंडरी भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं द्विगंसी या गुमण या द्वितीयक, इस टाइप से लिखे हुए आएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखें, है ना। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एम चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, मैंने हिंदी भी लिखी सारी। और फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर, एल, सॉरी एस, स्पिन का मतलब चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है बात, एक एक करके अपन इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, मुख्य क्वांटम संख्या। मैं शॉर्ट में लिखने वाला हूं अब, है ना। मैं बोलूंगा पूरा स्टेटमेंट, लेकिन लिखूंगा शॉर्ट में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। पहला किसकी जानकारी देता है? ये जानकारी देता है किसकी? मुख्य कोश की, या फिर कक्षा की,
या फिर ऊर्जा स्तर की। ठीक है, मुख्य कोश कक्षा या ऊर्जा स्तर, ये इलेक्ट्रॉन के मुख्य कोश कक्षा या ऊर्जा स्तर की जानकारी देता है। सेकंड नंबर, ये इलेक्ट्रॉन की कक्षा के आकार, ये इलेक्ट्रॉन के कक्षा के आकार मतलब परमाणु का आकार, कॉमा इलेक्ट्रॉन के वेग, बिल्कुल सही बात है, एंड इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की जानकारी देता है। ठीक है, ऊर्जा की जानकारी देता है। कैसे? मैंने ये बोला कि कक्षा के आकार की जानकारी कैसे देगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट आर एन, वो क्या होता है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। तो अगर आप एन की वैल्यू बढ़ाओगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ाओगे, तो आर एन बढ़ेगा, मतलब आकार बढ़ेगा। ये लो, ठीक है। अगर आपने कहा वेलोसिटी, तो वी एन इज इक्वल टू क्या होता है 2.186 इंटू 10⁶ जेड बाई एन, ये होता है। तो अगर आप एन बढ़ाओगे, तो इसका मतलब वी एन कम होगा। जैसे जैसे अगर दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन, दूर वाले ऑर्बिट में होगा, तो उसमें उसका वेग भी क्या होगा, कम होगा। और तीसरा क्या, एनर्जी का फॉर्मूला था ई एन बराबर -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एन की वैल्यू बढ़ेगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो घटती है, लेकिन वास्तविक मान ऊर्जा का क्या होता है, बढ़ता है। ये लो साहब, सारे पॉइंट आ गए। तीसरा नंबर पॉइंट, एक कक्षा या कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2n स्क्वायर। अगला पॉइंट, कक्षा में कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, कक्षा में कोणीय संवेग वो होता है NH अपॉन 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो अब इधर अगर मैंने यहां पे कुछ बात बता रहा हूं इन चारों पॉइंट को समराइज करने के लिए, यहां पे तो मैं लिख रहा हूं n की वैल्यू, ये है वैल्यू ऑफ n, ये उसका कक्षा क्या होगा, ऑर्बिट क्या होगा उसका नेम, ये सेल क्या होगा उसका नेम। ठीक है, यहां पे मैं बात करूंगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ये लो सा, और यहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम जे, एंगुलर मोमेंटम जे, कोणीय संवेग। वैल्यू ऑफ n 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 तक ले लेते हैं। ठीक है, ऑर्बिट क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, सेल का नंबर क्या होगा, तो मैंने कहा सेल होगा K L M और M। ठीक है जी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, लगाओ 2n स्क्वायर से 2 8 18 32। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, n बराबर 1 रखा तो h अपॉन 2 पाई, दूसरी बार में n की वैल्यू 2 तो h अपॉन पाई, तीसरी बार में 3/2 h अपॉन पाई, फोर्थ वाली टाइम में 2h अपॉन पाई। ये सारी बात हो गई किसकी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने दे दी आपको। ठीक है, चले आगे, चलो सेकंड नंबर पे आते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, दिगंशी या फिर गौण या फिर द्वितीयक क्वांटम नंबर। ठीक है, चलो सेकंड नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल, चलो रिप्रेजेंट क्या करता है, किसकी इंफॉर्मेशन देता है। सबसे पहला पॉइंट, ये किसकी इंफॉर्मेशन देगा, इलेक्ट्रॉन के उपकोष की जानकारी देता है, उपकोष की जानकारी देता है। ठीक है, सेकंड नंबर,
उपकोष की आकृति शेप, उपकोष बोलो या ऑर्बिटल का भी शेप वही होता है जो उपकोष का होता है, तो उपकोष की आकृति की जानकारी देता है। ठीक है। थर्ड नंबर, वैल्यू ऑफ एल, एल का मान कहां से तक कहां तक होगा, तो ये होता है 0 से लेके n-1 तक। फोर्थ नंबर पॉइंट, किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन वो होता है 2 × 2l+1। अगला पॉइंट, कक्षक कोणीय संवेग, वो था कक्षा कोणीय संवेग, ये कक्षक कोणीय संवेग, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्या बोलोगे इसे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये होता है √L × l+1, ये तो रूट में है और ये बार है h/2। ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कक्षक कोणीय संवेग तक के। अब अपन बात काम करते हैं कि L की वैल्यू, ये वैल्यू ऑफ L इधर रखते हैं अपन, ये लीजिएगा। ठीक है, इसको और छोटा कर दे अपन, एक ही लाइन में लिखे वैल्यू ऑफ L। ठीक है, तो सबसेल कौन सा होगा, सबसेल का मतलब उपकोष, उसका शेप कैसा होगा मतलब आकृति, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो, उसके बाद अगर अपन बात करें तो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कक्षीय कोणीय संवेग। L की वैल्यू पुट कर रहा हूं, L की वैल्यू 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3। ठीक है, सबसेल कौन सा होगा, सबसेल S P D और F, ये आया कहां से, S शार्प से आया है, P प्रिंसिपल से आया है, इनको भी ध्यान रखना है, D डिफ्यूज वर्ड से आया है और F आया फंडामेंटल से। किससे आया, फंडामेंटल वर्ड से। शेप या आकृति कैसी होगी इनकी, एस जो होता है वो स्पेरिकल होता है, गोलाकार, हिंदी मीडियम वालों कोई दिक्कत तो नहीं, स्पेरिकल गोलाकार। पी डम्बेल, डंबल। डी डबल डम्बेल, और इनकी आकृति जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है, मालूम भी नहीं है कैसी बनेगी। ठीक है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन लगाओ 2 × 2l+1, पहली बार वाले में लगाया तो जैसे ही लगाया L की वैल्यू 0, तो ये आएगा 2, यहाँ आएगा 6, यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 40। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L की वैल्यू जैसे 0 रखी तो ये हो गया 0, ये 1 रखी तो हो गया 2, तो 1/√2h/π। N की वैल्यू रखी 2 तो ये हो गया 3, 6 हो गया, 6 हो गया तो ये बन जाएगा √3/2 आ गया इसमें h/π। L की वैल्यू रखो F के लिए 3, ये हो गया 4, 4 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3h/π ये आ जाएंगे। ठीक है बात, चले आगे। चलो नेक्स्ट थर्ड क्वांटम नंबर जो है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या m, इसे ml से भी रिप्रेजेंट करते कभी कभार, ml से। ठीक है, अच्छा ये किसकी जानकारी देगा, ये जानकारी देता है त्रिविम में इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास, इसका मतलब कक्षक की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? कक्षक। वैसे बेसिकली कक्षक की जो शेप है ना वो तो यहीं पे मालूम चल गई थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा जब मैं मैग्नेटिक फील्ड लगाऊं। क्यों? एक अगर इलेक्ट्रॉन खुद अगर रिवॉल्व करता है तो वो एक अपना तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता ही है। साथ में क्या होगा, एक अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है तो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन किधर डायरेक्टेड होगा, उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, वो किससे मालूम चलेगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। तो त्रिविम में इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास की जानकारी देता मतलब कक्षक की। सेकंड नंबर में बात करूं वैल्यू ऑफ m -L2 प्लस L, -L से लेके प्लस L तक रहेगी इंक्लूडिंग जीरो, जिसमें जीरो भी शामिल होगा। माइनस से प्लस तक जाओगे ना तो एक जीरो भी आएगा, जीरो शामिल करना है। ठीक है, हो गया 2 नंबर पॉइंट। थर्ड नंबर पॉइंट, किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। बस यही बातें आपको कुछ ध्यान रखनी है, आप समझते जाना बात को। मैंने क्या किया, सबसे पहले n की वैल्यू ली 1, n की वैल्यू 1 ली तो मेरे को यह समझ में आया l की वैल्यू होगी 0। l की वैल्यू जैसी 0 हुई तो मैंने बोला s सबसेल है, ये तो मालूम चला। s सबसेल का l की वैल्यू 0 हुई तो मेरे को यह भी मालूम चल गया बहुत आसानी से कि m भी क्या होगा? 0। -0 से +0 मतलब 0 ही होगा। इसका मतलब s का ऑर्बिटल कितना होता है? 1 ही होता है। s के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। बस ये बात खत्म हो गई। ठीक है, अगला केस लो, n बराबर 2 लिया। n बराबर 2 लोगे तो उस कंडीशन में मेरे पास l बराबर 0 आएगा और l बराबर 1 आएगा। 0 वाला केस तो अपन डिस्कस कर लिया अपन। l बराबर 1 होगा तो कौन सा सबसेल होगा? p। मैं अब इसी के लिए बात कर रहा हूं। l बराबर 1 होगा तो उस समय m बराबर क्या होगा? उस समय m होगा +1 -1 0। इसका मतलब कितने कक्षक होंगे? 3 कक्षक होंगे। p के कितने कक्षक होते हैं? 3। कौन कौन से? px, py और pz। अब +1 किसका होगा? -1 किसका होगा? जीरो किसका होगा? pz के लिए 0 है। pz के लिए m का मान कितना है? 0। बाकी किसी के लिए कोई भी रख लो, px का मानो तो +1 मान लो, -1 मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन pz का क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यही नीट 2018 का क्वेश्चन था, यही नीट 2018 का क्वेश्चन था कि pz के लिए जो होता है वो l की वैल्यू, m की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। बिल्कुल सही बात है, 0 होती है। ठीक है, उसमें गलत स्टेटमेंट पूछा गया था। चले आगे, अगर n बराबर 3 रखा मैंने, n बराबर 3 रखा तो उस कंडीशन में देखिए, अगर n बराबर 3 हुआ तो l बराबर होगा 0, l बराबर होगा 1, l बराबर 2। ये s हो गया, ये p हो गया। अब ये हो गया d सबसेल। अगर d सबसेल होगा तो उस कंडीशन में देखो m की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। m की वैल्यू पॉसिबल होगी कौन कौन सी? +2 -2 +1 -1 और 0। ये हो गए। इसका मतलब कितने कक्षक हो गए? 5 कक्षक हो गए डी के। कौन कौन से बताते हैं? dxy, dyz, dzx, dx² y² माइनस नहीं बोलते और इसको dz²। dxy, dyz, dzx, dx² y² और dz²। dz² के लिए ध्यान रखना m की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। बाकी किसी के लिए कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइएगा आगे, n बराबर 4, n बराबर 4, n बराबर 4 हुआ तो उस कंडीशन में l बराबर 0, l बराबर 1, l बराबर 2 और l बराबर 3, और l बराबर 3 होते ही हो गया f सबसेल। कौन सा हो गया? f सबसेल। f सबसेल हुआ तो m की वैल्यू कितनी होगी? m की वैल्यू होगी -3 +3, -2 +2, -1 +1 और 0। तो इसका मतलब कितने कक्षक हो गए? 7 कक्षक हो गए।
ये बारी हो गई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। चलो आगे देखो, लास्ट क्वांटम नंबर देखो। आइएगा बात समझे। लास्ट क्वांटम नंबर की बात करते हैं, क्वांटम नंबर 4, स्पिन क्वांटम नंबर। एस होती क्या है ये? इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता ही लगाता है, एक क्या करता है अपने एक्सिस पे रोटेट होता है। जैसे देखो समझना बात को, इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है। एक तो होता है रिवोल्यूशन, ये देखो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। एक होता है रोटेट होना, ये ऐसे घूमता है। तो ये देखो अपने एक्सिस पे भी तो घूम रहा है, ये देखो। तो इलेक्ट्रॉन अगर अपने अक्ष पर घूमता है तो उसकी वजह से ये क्वांटम नंबर जनरेट होती है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं ये क्वांटम संख्या, ये क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है। अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है। अब देखो दो ही डायरेक्शन में रोटेशन करेगा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1। दो डायरेक्शन बन रही है तो एक डायरेक्शन में प्लस हाफ वैल्यू हो जाएगी, तो दूसरे डायरेक्शन में क्या हो जाएगी बोलो, माइनस हाफ। तो एस का जो मान रहेगा वो या तो होगा प्लस हाफ या माइनस हाफ। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ मानना है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ मानना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। बस ये ध्यान रखना, ये क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है। एस का मान प्लस हाफ या माइनस हाफ होता है। ठीक है बात, ये क्वांटम नंबर आपका फिनिश हुआ। अब क्वांटम नंबर से रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं, है ना, उनको अपन को दिमाग में सेव करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट, हेडिंग ये रहेगी अपनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चलिएगा। पहला पॉइंट जो लिखे उसी में से ही बता रहा हूं, किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉनों की बारी कर लेते हैं। चलो, अधिकतम इलेक्ट्रॉन, कोश का मतलब n है तो 2n²। सेकेंड नंबर पॉइंट, किसी उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 × 2l+1, ये लीजिएगा। थर्ड नंबर पॉइंट, किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर पॉइंट पे आते हैं। श्रोडिंगर तरंग समीकरण से उत्पन्न क्वांटम संख्या कौन कौन सी, n, l और m, 3 हुई थी। ठीक है, अगला पांचवा नंबर पॉइंट, किसी कोश में उपस्थित उपकोश की संख्या n। अभी मैंने वो टेबल बनाई थी ना, तो n की वैल्यू 1 ली थी ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ाया था उस समय।
n की वैल्यू 1 ली तो l बराबर 0 हुआ, तो एक ही तो कोष हुआ था। n बराबर 2 लिया तो देखो l 0 और 1 हुआ था, तो 2 उपकोष हो गए। l 3 लिया था तो spd 3 आ गए, और जैसे ही n की वैल्यू 4 ली तो spdf आ गए, तो n के बराबर ही तो हुए। अगला, किसी कोष में कक्षक की संख्या ये होती है n स्क्वायर। कैसे? पहले कोष में एक उपकोष था, कक्षक भी एक था, तो एक का स्क्वायर एक। दूसरे कोष के अंदर उपकोष दो थे, s और p, s का कक्षक एक, p के तीन, एक और तीन 4, तो 2 का स्क्वायर 4। तीसरे में spd आया, तो 1 3 4 और 5 9, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, तो n स्क्वायर। अगला पॉइंट देखिए, किसी उपकोष में कक्षक की संख्या 2l + 1, l की वैल्यू 0 रखी तो एक ही कक्षक आएगा, तो s उपकोष में एक ही तो कक्षक होता है। l की वैल्यू 1 रखी, जैसे ही l की वैल्यू 1 रखी तुम्हें, तो मालूम चला p उपकोष हुआ, तो कक्षक कितने होंगे? l की वैल्यू 1 रखो, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3, तो p के 3 कक्षक होते हैं, ये प्रूव हो गया। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करना है। इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने के लिए क्वांटम नंबर, कौन कौन सी क्वांटम नंबर चाहिए? n भी चाहिएगा, l भी चाहिएगा, m भी चाहिएगा और s भी चाहिएगा। अगर मैंने चारों वैल्यू दे दी n, l, m और s, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करेगा। इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चन बने हुए हैं इन पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, किसी कक्षक को प्रदर्शित करने के लिए क्वांटम नंबर, 3 क्वांटम नंबर चाहिए होती है, n, l, m। nlm से ही तो कक्षक की अवधारणा कहां से आई थी? श्रोडिंगर तरंग समीकरण से ही तो आई थी, उसमें क्या थे? 3 ही तो थे, nlm, ठीक है बात। ये बेसिकली आपको 8-9 पॉइंट जो मैंने लिखा है, इनको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास में जो है मैं इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करवाऊंगा, क्वांटम नंबर से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ के क्या आना है? 3 बेसिक रूल पढ़ के आने हैं, n + l ऑफ बॉउ प्रिंसिपल बोलेंगे जिसे अपन, ठीक है, ये हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और तीसरा कौन सा बोलो? पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत। बेसिकली ये 3 रूल्स पढ़ाएंगे, ठीक है। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक वगैरह ये बताएंगे सारे पॉइंट, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में नहीं लिखाने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप किसमें पढ़ चुके हो? इनऑर्गेनिक में, पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हो, ठीक है बात। यहां तक करें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।